नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत के लिए सबसे पहले जो आज का स्लोगन जरूरी है वह यह कि जिसे है प्रकृति से प्यार वो कैसे पेड़ लगाने से करेगा इनकार। आज इसी मूल आधार पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरे इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई बताई या सुनाई जाती है जिन विषयों पर विश्लेषण और चैनलों पर या तो होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आपको लगता है कि मेरा यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है और सही में महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। कोई भी सुझाव अगर आपका हो तो आप मुझे अवश्य दें। आपका सुझाव ही मेरा पारितोषिक है और आपके द्वारा सुझाया गया बात ही मेरा मार्गदर्शन है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से जानकारियाँ जल्दी लोगों तक पहुँचती हैं और कोई समस्या हो तो उसका समाधान तुरंत प्राप्त होता है। मित्रों, मैं बात करूंगा प्रकृति के दोहन, प्रकृति की मार और प्रकृति से परेशान इंसान के स्थितियों पर। पहले रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था, हजारों टन बारूद रोज गिर रहे थे, वो सब इस वातावरण में ही जा रहे थे। अब मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ गया है, यहाँ भी इजराइल और हमास के बीच बमबारी हो रही है। बम बनाने वाली देश इसको देख रहे हैं और उस आग में घी का काम कर रहे हैं। मतलब कि अभी और इस वातावरण में बारूद आएगा, कई टन आएगा, भगवान जाने। अब दो उपाय है, या तो हम इस बारूद को रोकने में सक्षम है तो उसको रोक दें, या इसके असर को रोकने का प्रयास करें। वह सिर्फ एकमात्र उपाय है पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण संरक्षण, जिसको समझा है भारतीय रेल सेवा के अधिकारी और पीरों की धरती बलिदानी प्रवेश बागी बलिया उत्तर प्रदेश के होनहार लाल श्री निर्भय नारायण सिंह जी ने। निर्भय नारायण सिंह भारतीय रेल के मुरादाबाद मंडल के अतिरिक्त मंडल महाप्रबंधक हैं और महाप्रबंधक जैसे काम के अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए भी, रेल सेवा को सुचारू रूप से चलाने में अपना सर्वोच्च देते हुए भी जो प्रकृति के प्रति उनकी दायित्व है उसका निर्वहन वो उतना ही ईमानदारी से करते हैं जितना रेल सेवा के अधिकारी के रूप में वो करते हैं, और दोनों ही विधा में उनका कोई शानी नहीं है। अभी हाल ही में उन्होंने अपने गृह जनपद बलिया, जहाँ का मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी उसी बलिया का रहने वाला हूँ, गृह जनपद बलिया के आसपास के कई गांवों में लोगों को प्रोत्साहित किया, इकट्ठा किया और निःशुल्क वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया। मजे की बात यह है कि श्री निर्भय नारायण सिंह ने फलदार वृक्षों का रोपण किया है। उसके दो फायदे हैं। देखिए, प्रकृति को तो सबसे ज्यादा पेड़ चाहिए। अब पेड़ में कोई 1 नंबर 2 नंबर हो सकता है, जैसे कहा जाता है कि प्रकृति को सुचारू रूप से चलाने, शुद्ध ऑक्सीजन देने और वातावरण को अत्यंत शुद्ध करने के लिए पीपल का पेड़ सर्वोत्तम होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने पीपल को विष्णु का रूप दिया और उसको पूजा का अधिकार दिया, बोला आप पीपल को पूजिए। वो इसलिए इसको इतना सर्वोच्च स्थान किया गया कि पीपल ये एक ऐसा पेड़ है जो सिर्फ ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्सीजन का शोषण ग्रहण करता है। मतलब जो ऐसी गैस है जो आपके प्राण के लिए नुकसान है, आपको सांसों के लिए नुकसान है, उसको लेता है और प्राण वायु देता है। इसीलिए उसको पूजा माना गया है। लेकिन देखिए, इसमें समझदारी क्या किया निर्भय नारायण सिंह जी ने। उनके इस अधिकारी वर्ग के आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, तो अपना दिमाग तो वो पढ़ा लिखा आदमी पढ़े लिखे की तरह से चलाएगा। निर्भय नारायण सिंह ने उसमें बड़ी चालाकी से, बड़ी समझदारी से फलदार वृक्ष के प्रति लोगों को प्रोत्साहित किया। उसके दो फायदे होंगे। एक तो पीपल का पेड़ लगाएंगे तो वो प्रकृति को ऑक्सीजन देगा। आपको क्या देगा यह आप सोच सकते हैं। आपके दिमाग में भ्रम आ सकता है कि यार मेरा क्या फायदा है, इससे तो ये भी हवा लेंगे, तो वो पानी क्यों न दें, वो उसका सेवन क्यों न करें। इस चीज को शायद निर्भय नारायण सिंह ने समझा होगा, इसीलिए उन्होंने फलदार वृक्ष का
रोपण करवाया है, जो उन्होंने निःशुल्क ग्रामवासियों को उपलब्ध कराया है, जैसे आम का, जामुन का, अमरूद का और भी कई तरह के पेड़ जो हमारे बलिया के वातावरण में उग सकते हैं। बलिया के वातावरण में पहले है भी, लेकिन बहुत कम है, और अब उसको और ज्यादा बहुतायत में उगाने के लिए और उसको फैलाने के लिए निर्भय नारायण सिंह जी ने गांव में, जैसे हमारे रुद्रपुर गाय घाट में दी गया, सातनर में दिया है, सजनवा में दिया है, मतलब गांव का कई गांव का नाम रखूं, उनका मिशन इस धरती को पेड़ों से पाट देना है। पेड़ का महत्व क्या हो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल निर्भय नारायण सिंह के इस महत्वपूर्ण कार्य पर कुछ बातें आपके सामने रख देना चाहता हूं। निर्भय नारायण सिंह ने जो फलदार वृक्षों का रोपण किया है और उसकी जिम्मेवारी ग्रामवासियों को दिया है कि आप इसका सेवन करें और इसका फल ग्रहण करें। तो मान लीजिए कि मेरे दरवाजे पर पेड़ लगा दिया, मुझे कुछ नहीं करना है, 1 लोटा पानी सुबह शाम डाल देना है। इसमें कुछ भी मेहनत नहीं लगने वाला है, क्योंकि आदमी नलके पर 1 आध बाल्टी पानी तो हाथ मुंह धोने में बर्बाद कर देता है। कुछ नहीं करना, 1 लोटा पानी को उस पेड़ में डाल देना है। उसका फायदा क्या होगा कि आपका कोई अतिरिक्त श्रम नहीं लगा। सुबह शाम आप नहाने धोने के समय में 1 लोटा पानी उस पेड़ को देंगे तो पेड़ बढ़ेगा, पेड़ बढ़ेगा तो फल देगा। और जब आपके दरवाजे पर आम का फल उगेगा तो कोई दूसरा थोड़े खाने आएगा, आप ही खाइएगा। प्राकृत को एक पेड़ मिला और आपको फल मिला, और निर्भय नारायण सिंह को प्राकृत का प्यार मिला, प्राकृत की दुआ मिली, हर आदमी लाभान्वित हो रहा है। इतनी बढ़िया कार्यक्रम निर्भय भाई ने किया है। अब आते हैं पेड़ों का महत्व पर। मित्रों, आपको एक चीज बता दूं, विश्व कप चल रहा है, तो विश्व कप में क्रिकेट में बल्ले का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और हमारे समाचार चैनल पर बल्ला कहाँ बनता है, कौन सी कंपनी का बल्ला बड़ा महत्वपूर्ण है, कौन सी कंपनी का गेंद बड़ा महत्वपूर्ण है, वो सारी कंपनियों की भ्रमण हमारे समाचार चैनलों ने किया है। दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती महत्वपूर्ण जो लकड़ी बल्ला बनाने के लिए इस्तेमाल में आती है वो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में उगाई जाती है। जम्मू कश्मीर के बल्ला बनाने वाले कारीगरों की एक व्यथा चैनलों पर आई कि अब हम 3-4 महीने से ज्यादा 6 महीने तक और हम बल्ला का उत्पादन कर सकते हैं। तो समाचार चैनल बोले कि क्यों, क्या हो गया? तो अब कच्चा माल की आवक का कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। पत्रकार ने पूछा क्यों? बोला जी हमने अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की, हमने एक्सपोर्ट किया, हमने खुद अपने कंपनी में इस्तेमाल किया, और हजारों पेड़ हम रोज विदेश में भेजे, क्योंकि दुनिया भर में क्रिकेट मशहूर है। और हमारे यहाँ के पेड़, हमारी जो लकड़ी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है, हल्की है, इसमें इसका बल्ला जो होता है वो बड़ा शानदार होता है, ये बहुत कारगर होता है और इसका बड़ा महत्व है देश भर में। तो लोग पेड़ ले गए, लेकिन जिन्होंने पेड़ काटा वो पेड़ लगाने पर ध्यान नहीं दिया। ना तो स्थानीय प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया, ना ही वो व्यवसायी जिन्होंने पेड़ काटा उन्होंने किया। उससे अब क्या है कि जो हम जिस इस लकड़ी की व्यवसाय पर आश्रित थे, आज सैकड़ों परिवार रोजी रोजगार के नौबत से जूझ रहा है, उसके सामने रोटी का खतरा उत्पन्न हो गया। मतलब पेड़ काटने से सिर्फ पर्यावरण नहीं, आपका परिवार भी परेशानी में पड़ सकता है। यह जम्मू कश्मीर के लोगों ने बताया, जिन लोगों ने पेड़ों को काट करके बल्ला बनाने के काम लिया या दुनिया में एक्सपोर्ट करके पैसा कमाया, लेकिन उसके बदले पेड़ नहीं लगाया। अब पेड़ रात भर में लगने उगने और काम में आ जाने वाली चीज तो है नहीं, वो तो सालों साल उसका संरक्षण होता है, तब जाकर के बेशकीमती लकड़ी निकलती है। कई पेड़ ऐसा होता है जो कई वर्षों तक रहता है, लकड़ी कट जाने के बाद उस लकड़ी को कुछ लोग पानी में इतना देर रखा जाता है, फिर उसको सूखे में इतना देर रखा जाता है, तब जाकर उस लकड़ी का इस्तेमाल होता है। 2-3 चीजें मुझे भी मालूम है। जैसे मेरे पास अपना बाग है, मेरा जब घर बना बलिया में तो हम लोग लकड़ी गांव से अपने पेड़ काट करके ले आए। तो हमारे बढ़ई ने कहा कि इसको इस साल छोड़ दीजिए 2 साल, उसके बाद ये लकड़ी इस्तेमाल में आएगा। तो हमको पेड़ काट के 2 साल छोड़ना पड़ा, तब जाके चिराई हुआ, चिराई होकर के भी साल भर छोड़ना पड़ा, तब जाकर उसका दरवाजा रोज बना। मतलब पेड़ जितना समय लेता है उगने में, उसने में थोड़े बहुत कम ही समय लेता है अपने काम में आने में। तो यह ध्यान दीजिए कि अगर आपको यह ख्याल आएगा कि कल मैं पेड़ लगाऊंगा और परसों पेड़ उग जाएगा, तो ऐसा
हो नहीं रहा है, होने वाला नहीं है। आज जो बारिश की असंतुलन आप देख रहे हैं, असमय बारिश हो रही है, गर्मी के महीने में सर्दी हो रही है, सर्दी के महीने में बरसात हो रहा है, बरसात के महीने में सूखा पड़ रहा है, वह सब ओजोन में हो रहे सुराख के कारण से हो रहा है। और ओजोन में सुराख धरती की बढ़ती तापमान की वजह से हो रहा है, क्योंकि अब बिना एयर कंडीशन का कोई घर शहर में तो कम से कम नहीं है, और गांव में इतनी ज्यादा दुपहिया और चारपहिया वाहन हो गए हैं कि उससे उत्सर्जित होने वाला कार्बन ये सब इसी ब्रह्मांड में ही आता है। हम उसको हवा में छोड़ते हैं और वो जा करके ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, जिससे गर्मी बढ़ रही है। और गर्मी बढ़ने का मतलब है कि जो हमारा हिम भंडार है वो पिघल रहा है। कल्पना करिए कि अभी कुछ परसेंट पृथ्वी पर आबादी है, मतलब कहा जाता है ना कि 75-70% सिर्फ पानी पानी है, उसमें भी बहुत ज्यादा परसेंट पहाड़ है, ग्लेशियर के रूप में है। वो ठंडा की वजह से ग्लेशियर है। अगर धरती का तापमान बढ़ गया 1-2 डिग्री तो वो पिघल जाएगा। पिघल जाएगा मतलब ये पूरी पृथ्वी पानी के अंदर डूब जाएगी। समझिए कि बाल्टी में कोई गेंद गिर गया है, उस तरह से भरा हुआ बाल्टी और उसमें गेंद गिरा है। हमारा ये गेंद की तरह से गोला है हमारा पृथ्वी, और बाल्टी में जितनी पानी है उतनी ब्रह्मांड में पानी, मतलब ये धरती पर पानी हो जाएगी, क्योंकि सारा अगर ग्लेशियर पिघल जाएगा तो यह किससे रुकेगा? पेड़ से, क्योंकि पेड़ ही धरती के नमी को संतुलित करेगा, धरती पर बढ़ने वाले हीट को संतुलित करेगा। तो जो निर्भय नारायण सिंह ने पेड़ लगाने का योजना दिया है वो सिर्फ इस वजह से नहीं दिया कि आपको आम मिलेगा, अमरूद मिलेगा, जामुन मिलेगा। यह तो तत्कालिक लाभ है, दूरगामी लाभ है कि इससे पर्यावरण शुद्ध होगा। और पर्यावरण प्रेमी होने के नाते निर्भय नारायण सिंह की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कोरोना ने बताया है कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है। आपको पीपल बेकार लग रहा होगा, कई लोगों ने अपने दरवाजे के आगे लगे हुए पीपल को काट करके जलावन के रूप में इस्तेमाल कर दिया होगा, यह मान करके कि अब क्या करना है, ये लकड़ी जलावन के काम आएगा। कई लोगों ने पीपल को काट करके चारपाई बना ली होगी या और किसी काम में ले लिया होगा। उन लोगों को जब अपने अपने निकट लोगों के ऑक्सीजन से तड़प करके मरते देखा तो नेताओं, अफसरों और बड़े बड़े पहुंच वाले लोगों के सामने चाटुकारिता करते देखा कि कोई एक सिलेंडर का इंतजाम करवा दो। किसी नेता से कहा कि एक सिलेंडर दिखवा दो, मतलब बोतल में भर के सिलेंडर लेने पर आप मजबूर हो गए। प्रकृति ने थोड़ा इधर उधर किया था तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और प्रकृति के साथ खिलवाड़ का कितना खतरनाक परिणाम हो सकता है, या कोरोना की एक छोटी सी वानगी ने आपको बता दिया है। इसीलिए प्रकृति को बचाइए, तभी प्रकृति आपको बचाएगा, क्योंकि यह गिव एंड टेक सिर्फ इंसान में नहीं होता है, प्रकृति के साथ भी है। अगर आप प्रकृति को देंगे तभी प्रकृति आपको देगी। प्रकृति के संतुलन बिगड़ने से क्या हो रहा है, आज पहाड़ दरक रहे हैं। आप आज देख रहे हैं कि जहां जगत गुरु शंकराचार्य निवास करते हैं, जहां बहुत बड़ा शिवालय है, वहां हर मकानों में दरार हो गया है और सरकार ने बाय हुक बाय क्रूक वहां के निवासियों को खाली करवा दिया है, क्योंकि उन लोगों ने पर्यटन को बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अनाप शनाप इंक्रोचमेंट किया और पहाड़ को चीरा, और पहाड़ को चीर करके पहाड़ को सांस लेने का जगह नहीं दिया। नदियों में अतिक्रमण, लोग नदियों में तक घर बना लिए। तो जब नदी का में पानी आता है तो नदी तो अपना रास्ता बना लेगा, अब रास्ते में जो आएगा वो जाएगा। तो लोग कहते हैं कि जी लोग मर रहे हैं। लोग नहीं मर रहे हैं, लोग मरने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें और एक पेड़ अवश्य लगाएं। पेड़ लगाने की कल्पना आज से नहीं है। आपको ध्यान होगा कि संजय गांधी ने एक बच्चा एक पेड़ का नारा दिया था। संजय गांधी के राजनीतिक विचारों से किसी को असहमति हो सकती है, कोई संजय गांधी के काम करने के तरीके से असहमत हो सकता है, लेकिन संजय गांधी ने जो एक पेड़ एक बच्चा वाला योजना दिया था, आज उसका प्रतिफल दिख रहा है। उन्होंने नसबंदी कार्यक्रम किया ताकि जो अनाप शनाप मवेशियों की तरह से बच्चा पैदा करके असंतुलित कर रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, उससे नियंत्रण पाया गया। दूसरा, पेड़ लगाने की जो उन्हें संकल्प लिया था
उससे पर्यावरण बढ़ा है। यह सब चीजें संजय गांधी की थोट थी। आज निर्भय नारायण सिंह ने इसको अपने काम में लिया है, बीड़ा उठाया है। हम सब लोग निर्भय नारायण सिंह के इस प्रयास में उनका मददगार बने। हमें कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ इतना करना है कि जो पेड़ निर्भय नारायण सिंह आपको निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं, बस उसको आप संरक्षित कर दीजिए, उसका संरक्षण कर दीजिए, उसका पालन पोषण ऐसे करें जैसे आप अपने बच्चे को पाल रहे हैं। बच्चा बढ़कर के आपका सहारा होता है, लेकिन बच्चे से ज्यादा सहारा वो पेड़ होता है, आपको समझ में नहीं आती है। अंत में आपको हम अपने गांव की एक छोटी सी गीत का मुखड़ा सुनाते हैं, घबराइएगा नहीं, गाएंगे नहीं। हमारे गांव में एक गाना गाया जाता है भोजपुरी में, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी की तमाशे पर मैं बोल देता हूं क्योंकि गाना गाना मुझे आता नहीं है। बोला जाता है कि लकड़ी एक ऐसी चीज है, जब आप जन्म लेते हैं तो सोरी में लकड़ी जलाई जाती है। जब आप पाँव पाँव चलते हैं तो उस लकड़ी की गाड़ी आपके सहारे के रूप में लगाई जाती है। जब आप बड़े होते हैं तो लकड़ी की पटरी पर आपको पढ़ाई जाती है। फिर जब आप उससे बड़े होते हैं, पुलिस का कप्तान बनते हैं, तो वो लकड़ी की छड़ी आपके हाथ में कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए थमाई जाती है। फिर जब आप बूढ़े होते हैं तो लकड़ी का सहारे के रूप में आपके इस्तेमाल में लाई जाती है। और जब आप इस धरती से विदा होते हैं तो वह लकड़ी से आपको जलाई जाती है। मतलब लकड़ी एक ऐसा चीज है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपके काम आता है। लकड़ी एक ऐसा चीज है जो आपके जन्मते आपका काम आया और आपके मरने के बाद भी आपका काम आया। और लकड़ी कहाँ से आया? पेड़ से। और पेड़ कहाँ से आएगा? प्रकृति से। और प्रकृति को कौन बचाएगा? आप बचाएंगे, क्योंकि प्रकृति स्वयं पेड़ नहीं लगा सकती। वह काम उन्होंने आपके जिम्मे छोड़ा है। और अगर ये इतना महान काम निर्भय नारायण सिंह भारतीय रेल प्रबंधक पद पर रहते हुए, इतनी जिम्मेवार पद पर रहते हुए अगर वो करते हैं तो उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। वैसे आपको एक बात बता दूं कि निर्भय नारायण सिंह सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाते, वो कई बच्चों को पढ़ाने में योगदान देते हैं और बुजुर्गों के लिए संतों का प्रवचन कार्यक्रम कराते हैं, यज्ञ करवाते हैं। मतलब सिर्फ पेड़ लगाने तक वो सीमित नहीं है। मैं तो ये जान करके बड़ा दंग रह जाता हूँ कि एक आदमी इतनी ज्यादा बहुमुखी प्रतिभा का संपन्न धनी कैसे हो सकता है। जो आदमी कुशलता से, चपलता से रेल प्रबंधन का काम देख रहा है, उतनी चपलता कुशलता से वो प्रकृति को संतुलित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है और हर आदमी को निःशुल्क पेड़ देने का प्रयास कर रहा है। वही आदमी हमारे बूढ़े बुजुर्गों के को प्रवचन का व्यवस्था कर रहा है। बड़े सिद्ध ऋषि मुनि उनको प्रवचन करते हैं और यज्ञ का आयोजन करते हैं, खेल कूद प्रतियोगिता कराते हैं, वाद विवाद कराते हैं और लाइब्रेरी की सुविधा दे रहे हैं। ये आदमी है कि ब्रह्मा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जो हो, निर्भय सिंह को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ, उनके प्रयास की सराहना करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि जो पेड़ निर्भय जी आपको दे रहे हैं उसको आप संरक्षित करिए। वो पेड़ निर्भय जी का नहीं है, वो आपका है। वह पेड़ आपके आजू बाजू का प्राकृतिक संतुलन को शुद्ध करेगा और फल आपके परिवार को देगा। वो निर्भय सिंह के परिवार को नहीं मिलेगा। इसलिए उसे अपना मान करके सहेजिए और प्रकृति को खुश रखिए, प्रकृति आपको खुश रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।